नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चुनाव संवाद 2025 और मैं हूं विभा कामत। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा 38 में, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। हमारे साथ है जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार श्री केशव चंद्र भंडारी जी, जो इस क्षेत्र में जन जागरण, पारदर्शी राजनीति और ईमानदारी विकास के नए स्वरूप के रूप में सामने आए हैं। केशव चंद्र भंडारी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और जन आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने लंबे समय तक ग्राम पंचायत स्तर से लेकर छात्र राजनीति तक जनता के बीच की है और अब झंझारपुर के लोगों के सामने है एक नए विकल्प के रूप में, जो राजनीति नहीं सेवा को माध्यम मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं झंझारपुर की बात जनता के साथ। हमारे साथ हैं केशव चंद्र भंडारी जी। भंडारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले करते हैं केशव चंद्र भंडारी जी के संक्षिप्त जीवनी से परिचय। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं केशव चंद्र भंडारी झंझारपुर नगर परिषद का रहने वाला और पेशे से हाई कोर्ट में एक वकील हूँ। मेरी पत्नी MBBS डॉक्टर है और पिछले 3 साल से मैं इसी जनसुराज अभियान में लगा हूँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जी। और इस बार 2025 विधानसभा में मुझे जनसुराज का प्रत्याशी बनाया गया है झंझारपुर विधानसभा 38 से, उसी में लगा हूँ। तो आप राजनीति में कब कदम रखे? कह सकते हैं राजनीति में मैं 2015 से सक्रिय भूमिका में हूँ। उससे पहले जो मेरे पिताजी हैं, लगभग 1977 से लेके 2014 तक जितने भी विधानसभा हुए हैं या लोकसभा हुए हैं, तकरीबन जो एक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक महागठबंधन की जो एक महागठबंधन जो यहाँ पर बिहार में है जी। उस महागठबंधन से जिनको भी यहाँ प्रत्याशी बनाया गया अब तक 1977 से लेकर 2014 तक, तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी और ये घर जो मेरे पिताजी का ये निवास स्थान है, यहाँ से सक्रिय राजनीति हुई। कोई एक ऐसा चुनाव नहीं है 1977 से लेकर अभी तक कि जो भी प्रत्याशी हों वो यहाँ से राजनीति ना हुई हो, या कार्यालय हो या कुछ भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए और वोट के लिए आए और पिताजी से सहयोग के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ से राजनीति जो भी चीज़ें हुई वो एज अ कार्यालय, एज अ जो भी कार्यक्रम है वो यहाँ से संचालित हुआ है। तो झंझारपुर की जनता की सबसे बड़ी परेशानी जो हम अब तक समझ सके हैं, सवाल है कि ये झंझारपुर में बाढ़, सड़क और रोजगार जो जनता का सवाल है कि ये सबसे बड़ा समस्या है। तो आप जनसुराज पार्टी के माध्यम से ऐसा क्या करेंगे इस जनता के लिए जो ये समस्या हल हो सके? बिल्कुल हल हो जाएगी। सड़कें जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जब मैं पिछले 10 दिन से गली गली जाता हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि कहते हैं कि नीतीश कुमार को सड़कों पे जो है, सड़कें जो बनी है उस पे वोट मिला, वो भी 20 साल तक वो सत्ता में रहे और उनके जो भी घटक दल हैं। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बहुत ज़रूरी सड़कें भी नहीं बनी है। और ये लोग विकास की बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक अभी जब से जनसुराज यहाँ मजबूत हुई है झंझारपुर में, तब से वो अब ऐसी स्थिति हो गई है उनकी कि वो अब शिलान्यास का बोर्ड लगा रहे हैं, जबकि वहाँ कोई काम शुरू नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि कार्य प्रगति पे है और कुछ स्वीकृति के प्रगति पे है। बताइए, चुनाव का अभी आचार संहिता लागू है और वो फेसबुक पे लिखते हैं कि वो स्वीकृति के लिए प्रोसेस में है। आप बताइए, ये दुर्दशा है। तो मतलब जो सड़कें बन रही है या बनने वाली है, ये सिर्फ जो सत्ता पक्ष में है वो कागजी रूप पे दिखाया जा रहा है, असल में लागू नहीं हुआ है या हो नहीं रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वही बात मैं बताता हूँ अपने जनता को कि इस बार जो झंझारपुर की लड़ाई जो है वो
भ्रष्ट व्यवस्था वर्सेज जनता की है। जी जन स्वराज जनता की सरकार कायम करने के लिए आई है। इसी में मैं कहता हूं कि ये कैसे दूर होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं तो लोग कहते हैं कि संविधान में तो ऐसा प्रावधान है कि लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं साहब, मैं भी इससे सहमत हूं। मैं भी तो सहमत हूं, तभी तो वो 4 बार यहाँ से यहाँ की देवतुल जनता ने आपको जिताया। पर आप कभी किसी गली मोहल्ले नहीं गए। आज तक कोई पंचायत में कोई ऐसा विकास एक समिति नहीं बनाया आपने, जिससे आपको ये पता चल सके कि भाई उस पंचायत में क्या समस्या है। ठीक है, दूसरी बात, आप स्थानीय रहें ना रहें उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि आपको 4 बार यहाँ की जनता ने जिताया। आप एक दिन ऐसा कोई बता दीजिए जहां आप कहीं पर बैठ के जनता दरबार लगाए हो और लोगों की समस्या से अवगत हुए हो। मेरा ये प्रश्न है, जो विधायक एक दिन यहाँ रात नहीं गुजार सकता इस विधानसभा में, जिसको यहाँ की देवतुल जनता ने 4 बार जिताया, वो क्या दुख दर्द समझेंगे। मैं यही बात बताता हूँ। बहुत हुआ, अब की बार आपका झंझारपुर का बेटा खड़ा है, यहाँ की जनता जीतेगी, भरोसा रखिए। आपने सबको देख लिया है। एक बार 5 साल के लिए जन स्वराज पार्टी पे भरोसा कीजिए, अपने बेटे पे भरोसा कीजिए। यही मैं कहता हूँ। जो भी छोटी मोटी समस्याएं अनगिनत है। मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई भी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। अभी स्नेक बाइट से एक देहांत हो गया। मैंने सीएस से बात की तो वो कहते हैं घायल तो रहता है साहब, इसका मतलब है कि व्यवस्था वहाँ लचर है। 12 साल बच्चे का देहांत हो गया, कितने शर्म की बात है स्नेक बाइट से। आपको बता दूं, अभी 2 महीने के अंदर में 2 बच्चियों का देहांत हो गया यहाँ पर, वही सदर अस्पताल में, एक प्रॉपर महिला डॉक्टर ना होने की वजह से। एक ऐसा स्कूल नहीं है यहाँ पर जहाँ पर आप भी अपने बच्चे को वहाँ भेज पाएँ। मैं भी कहता हूँ भैया विधायक जी को तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप 4 घंटे के लिए अपने बच्चे को वहाँ बिठा के दिखा दीजिए। 4 घंटे वैसी व्यवस्था है कि 4 घंटे वहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, उनके बच्चे। यही था मेरा सवाल कि अगर आप सत्ता में आए तो जो मरीजों, डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है यहाँ पे, डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, दवाइयाँ बहुत कम उपलब्ध होती है, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो अगर आप सत्ता में आए तो इसको, आपके पास क्या ऐसा योजना है जो आप इसको हटा सकते हैं या लोगों को सुविधा दे सकते हैं? देखिए, जो सरकार जो काम करती है, जो भी योजनाएं होती है, उसमें जब तक पारदर्शिता की संभावनाएं जितनी ज़्यादा होगी उतना भ्रष्टाचार कम होगा। जी, है ना। यहाँ क्या है पता ही नहीं है। मैं बताया तो आपको कि यहाँ के स्थानीय विधायक अलॉट कराते हैं कागज में अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले, जो भी है वो कागजी रूप में दिख रहा है। नहीं, कागजी में नहीं दिख रहा है। उनके देखिए मूर्ख बनाते हैं ना। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले वो ठीक है, बहुत सारा ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वीकृति किया है, बहुत सारा काम हुआ भी है, प्रोसेस में भी है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मैं तो ये भी पूछता हूं ना कि कोई एक काम बता दीजिए। आप पिछले 16 वर्ष हो गए आपको विधायक रहे हुए, आप 3-3, 4-4 बार मंत्री बने, कोई एक काम बता दीजिए जिससे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिला हो, जिससे उनको मिला हो। स्वरोजगार के लिए आपने क्या ऐसा प्रावधान किया? कब बैठे लोगों के बीच कि स्वरोजगार के लिए क्या दिशा निर्देश या मार्गदर्शन आपने दिया? जिस युवा ने मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे बढ़ चढ़ के आपको जिताया, उसके लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए कब आप बैठे? एक दिन बता दीजिए। व्यवस्था में सुधार हो उसके लिए आप एक दिन बता दीजिए जब आप बैठे हो। और क्या चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए? तो अगर आप सत्ता में आए तो जैसे सरकारी स्कूलों की अवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचरों की बहुत कमी है, बच्चे वहाँ पे समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अगर आप सत्ता में आए तो शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से सुधारेंगे? मैंने पहले ही बताया है, हमारी पार्टी का सबसे पहला जो मैनिफेस्टो का सबसे नंबर 1 जो है वो है शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय पे ले जाना। कैसे, मैं बता देता हूँ। जो अभी 55,000 करोड़ की जो बजट है शिक्षा की यहाँ पर बिहार में, उसी पैसे से यूटिलाइज करके हम एक विश्व स्तरीय नेतरहाट टाइप का स्कूल बनवाएंगे हर एक प्रखंड में, साल में एक। ठीक है, साल में एक बनवाएंगे।
अगर हम 14 नवंबर को जन स्वराज की सरकार बनती है तो हर एक प्रखंड में 534 अभी प्रखंड हैं, उस 534 प्रखंड में आप समझ लीजिए कि 534 बनेंगे एक साल में, फिर उससे अगले साल 534। एक प्रखंड में अगर जो हमारा है कि एक प्रखंड में अगर 10 ऐसे विश्व स्तरीय नेतरहाट टाइप स्कूल बन गए तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम विश्व स्तरीय हो जाएगी। अब ऐसा है, हम लोग ये भी कहते हैं कि अभी अगर 14 नवंबर को जन स्वराज की सरकार बनती है तो इतनी जल्दी कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी है, टीचर लोग अभी उस मापदंड के नहीं हैं, उसकी व्यवस्था होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि साल भर लगे चाहे 2 साल लगे, जब तक बने, शुरुआती दिनों में जिनके भी बच्चे हैं जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका फीस दिया जाएगा। इसके लिए हमने एक PLC कार्ड, गारंटी कार्ड भी जारी किया था जो लोगों के बीच जा के डोर टू डोर किया था। उसमें परिवार लाभ कार्ड है कि आपके बच्चे जब तक हमारे पास विश्व स्तरीय स्कूल नहीं बनते हैं तो सरकार फीस देगी। तो आप जनता से किस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं? आप जनता के बीच में जाके मतलब सोशल मीडिया और जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश करें, उससे आपको क्या मालूम हुआ उनको क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? वही तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एक जमथर है यहीं पर एक गांव है, वहाँ गया, वो स्ट्रीट लाइट के लिए मतलब मुझे बोले। आप बताइए कि इस युग में जो कहते हैं जी, जो बात करते थे मास्टर सिटी की, उस युग में उस गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए वो तरस रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आपको आशीर्वाद देता हूं, स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिएगा ना। बताइए तो कितनी छोटी बात है, स्ट्रीट लाइट कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए वहाँ की सड़कें की देखिए, हम लोग जब बारिश होता है तो घुटना भर कीचड़ में जो है सो जाते हैं दुकान से सामान लाने, कितने शर्म की बात है बताइए। और यह विकास की बात करते हैं। झंझारपुर में बाढ़ को लेके बहुत बड़ी एक समस्या मानी जाती है, हर साल यहाँ पे लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, तो इसके लिए कोई व्यवस्था? देखिए बिल्कुल व्यवस्था होगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही शहर में है। अभी कल मैंने देखा कि हमारे जो स्थानीय विधायक है, जो मुद्दे मैं जनता के बीच रखता हूँ उसमें कहते हैं कि स्वीकृति के लिए प्रोसेस में है जी, है ना, वो प्रोसेस में है। कल उनके फेसबुक पे मैंने देखा, वो भी पॉइंट ऐड कर दिया गया। यहाँ पर इस झंझारपुर नगर परिषद में 40,000 वोटर हैं और तकरीबन 1 से 1.25 लाख लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या है वो पानी। इतनी अच्छी बजट यहाँ पर बिहार सरकार की है नगर परिषद में, आपको मैं बता दूं 30-30 लाख रुपए का मंथली का जो है यहाँ का बजट है साफ सफाई का। आप इस शहर में कहीं भी जाइएगा तो आपको गर्व महसूस नहीं होगा कि हम इस शहर में रहते हैं, पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। कहीं पर नाले पे सड़क दिखेंगे, नल जल योजना, एक बार पाइप लगाया, बिल क्लियर हुआ, फिर दोबारा लगा। मैं अपने ही यहाँ जहाँ आप हैं अभी बैठी हुई, वहीं टोटी लगा हुआ है, पानी नहीं आता है, अब फोटो खींच कर ले जाइए। ये व्यवस्था है। सफाई तो दूर की बात है, मच्छर जो है आप शाम में बाहर नहीं बैठ सकते हैं। मशीनें खरीदी जाती है सिर्फ बिल बनाने के लिए, कभी उसका इस्तेमाल तो लागू हुआ, उसको कार्यान्वयन अच्छे से किया नहीं गया, ये गांव-गांव की समस्या हो गई है। वही भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से लगा दिया गया है दिखाने के लिए, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल सड़कें बन रही है, जो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा था किसी के घर में या कहीं किसी गांव में, वो भी अब नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो इस वजह से इसका क्या समाधान होगा? वही तो मैं पहले भी बताया हूँ कि एक तो युवा की सबसे पहले जो डिमांड है वो है कि झंझारपुर जिला बनना चाहिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता, मुझे 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, मुझे यहाँ की जनता जब जीतेगी तो उस जनता के लिए सबसे पहले मैं सदन में यही आवाज़ उठाऊंगा कि जिला बना जाए। और जिला बनने से पहले जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, मास्टर प्लान एक है कि कभी अगले 20 साल 30 साल तक अंग्रेज़ ज़माने में ऐसा होता था, उनका मास्टर प्लान आज भी क्वालिटी के मामले में हम लोग
एक उदाहरण देता हूँ। जो एक नक्शा यूज होता है ज़मीनी, वो 1901 अंग्रेज़ ज़माने का बनाया हुआ था। उस क्वालिटी का मैं चाहता हूँ सारे पदाधिकारी और समाज के बीच बैठकर एक मास्टर रोड मैप बनाया जाए, क्योंकि समाज के सामने ही ये काम होना है। तो उसको उनको भी बैठा के ये एक निर्णय लूँगा कि कैसे इस शहर को मास्टर प्लान के तहत बनाया जाए, और जितने भी पंचायतें हैं वहाँ बैठ के वहाँ के लोगों से जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करके, लिस्टिंग करके, धीरे धीरे, एक बार में तो संभव नहीं है, उतना फंड भी नहीं होगा, लेकिन जो आशीर्वाद मुझे देंगे वो 5 साल के लिए देंगे। निश्चित तौर पे जितनी समस्याएं मैं देख रहा हूँ छोटी मोटी, मुझे लगता है कि 5 साल में वो मैं कर लूँगा। आगे बाकी 5 साल के बाद कौन नेता होगा, कौन यहाँ के प्रतिनिधि करेंगे, तो ये तो पता नहीं, पर मेरी यही योजना है। जनता दरबार लगाऊंगा, लोगों के बीच बैठूंगा। जी जी। तो एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये भी है, मेरा या जनता का कहिए, एक सवाल ये है कि अभी नीतीश सरकार जो सत्ता पक्ष में है वो महिलाओं को 10,000 रुपये का जो योजना लाए हैं उससे महिलाएं बहुत प्रभावित हो रही है। क्या आपको लगता है ये सही है या आगे भी ये चीज़ चलेगा? इससे महिलाओं को लाभ सच में मिलेगा? यहाँ 3.5 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं अभी इस 2025 के विधानसभा में, और उन्होंने 75 लाख महिलाओं को ये दिया है। जी जी, सुनने में वो उन जिन महिलाओं को वो 10,000 नहीं मिला, ये लोग वोट खरीदते हैं डायरेक्ट। ये 10,000 जो है, मैं बता दूं आपको, बिहार सरकार पे कर्ज है। कर्ज लेके मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अपने नाम पे 10,000 का वो योजना लॉन्च किया वोट खरीदने के लिए। जितनी भी राशियां उसमें खर्च हुई वो बिहार सरकार पे बोझ है, आप समझिए। और माताएं एवं बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि वो 10 के बजाय 20 वसूलेंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार पे कर्ज है। बिहार सरकार पे अगर कर्ज है तो आपके बच्चे से यहाँ जो भी लोग हैं, जो भी व्यापारी, बिजनेसमैन, बच्चे हैं, सर्विसमैन हैं, जो भी लोग यहाँ रहते हैं बिहार में, 13 करोड़ आबादी वाली इस राज्य से एक लोगों से वो पैसा वसूला जाएगा चुनाव के बाद। तो आप प्लीज, तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि वोट से, इलेक्शन से पहले ये एक इनडायरेक्ट घूस हुआ, वोट खरीदा जा रहा है, कह सकते हैं। और अंत में आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ कि झंझारपुर विधानसभा वासियों को, कि इस बार लड़ाई झंझारपुर विधानसभा 38 के जनता की है। आप इस बार जीतिए। मैं आपके लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ। और जन स्वराज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बैग है, स्कूल का बस्ता है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 4 पे है, आप एक बार अपने स्थानीय झंझारपुर के बेटे को वोट करिए, मदद कीजिए, कभी निराश नहीं होंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। ये था आज का हमारा संवाद 2025 राजनीति पे, और अगले बार हम फिर किसी विधानसभा में जाएंगे और आपको नए गेस्ट से मिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।